एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में। आज जो ये सेशन होगा हमारा, ये होगा टॉप 100 क्वेश्चंस का, जहां पर हम मैथ्स पेडागोजी को पूरा कवर करने वाले हैं। मैथ्स पेडागोजी से आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से हम लोग आज 100 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के एग्जाम में सिर्फ मुश्किल से 10 दिन ही बचे हुए हैं, तो अगर आप एग्जाम में जाने से पहले इस पूरे के पूरे सेशन को देख लेते हो तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। इस बात की गारंटी है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आएंगे और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। ठीक है, तो सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा सभी अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सके जिनको भी जरूरत है मैथ्स पेडागोजी की वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और एक एक क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, 100 क्वेश्चन तक रहेंगे, तो जरूर बने रहिएगा सेशन में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूं आज की क्लास को। बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज, मैथमेटिक्स एजुकेशन का यानी कि गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि गणित की शिक्षा का बेसिकली मुख्य लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को गणित सीखने में या गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना या ज्यामिति के प्रमेय और उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रूफ जो है उसको विकसित करना। ठीक है, फटाफट से बताओ कि क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। यहाँ पे प्रमेय होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट जवाब कि जहां पे भी आपको मिल जाएगा मैथमेटाइजेशन, ये जो आप वर्ड देख रहे हो मैथमेटाइजेशन करना यानी कि गणितीयकरण करना, बच्चे का वही सबसे मुख्य एम, मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एनसीएफ 2005 ने भी कहा है कि हमारी गणित की शिक्षा का प्रमुख जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चे की क्षमताओं का गणितीयकरण करना, यानी कि मैथमेटाइजेशन जो ये वर्ड है आपको दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बनेगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। यानी कि आप अगर क्लास 3 के बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, लंबाई की विभिन्न इकाई को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप वहां पर क्लासरूम में क्या लेकर के जाएंगे, आपकी सामग्री क्या होगी। 4 ऑप्शन फटाफट से पढ़ेंगे और आंसर सभी लोग करेंगे। ठीक है, सब लोग आंसर करिएगा और सेशन को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। रूलर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ के आपके रूलर होंगे, यूनिट्स होगा, मेजरिंग रॉड होगा जो कि आर्किटेक्ट यूज करते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, रियल लाइफ जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप, जो कि वास्तुकारों द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसको आप कक्षा में ले जाके उनको लंबाई की अवधारणा को समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो यहां पर इस बच्चे को किस क्षेत्र में समस्या है। ठीक है, सो आई होप कि आपने अभी तक के क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से और आंसर करेंगे कि इस बच्चे को किस क्षेत्र में डिफिकल्टी है। ऑडिटरी होगा, वर्किंग मेमोरी में इसको है प्रॉब्लम, विजुअल में है या लैंग्वेज में है। तो यहां पर सही जवाब बनेगा हमारा विजुअल प्रोसेसिंग। ठीक है, दृश्यात्मक में उसको समस्या है, यानी कि देखो ध्यान से समझना है, बच्चा संख्याओं को नहीं समझ रहा, प्लस माइनस में कंफ्यूज है, सिंबल में कंफ्यूज है, कॉइन में और घड़ी में वो अंतर नहीं कर पा रहा, यानी कि उसकी दृश्यात्मक क्षमता में उसको कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
जियो बोर्ड जो है वो किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। अब आपको बताना है कि जियो बोर्ड का यूज हम क्यों करते हैं, क्या सिखाने में जियो बोर्ड यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे कि किरणें, रेखाएं और कोण सिखाने में जियो बोर्ड का यूज होता है। सेकंड ऑप्शन है कि ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को सिखाने में, द्विविमीय त्रिविमीय आकृतियों में या सममिति की अवधारणाएं सिखाने में। तो यहाँ पर जियो बोर्ड जो है वो हम यूज करते हैं 2D शेप्स को सिखाने में। याद रखना कि हम 3D शेप्स को नहीं सिखाते हैं, हम यहाँ पे ज्यामितीय आकृतियां जो होती हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे कि एक जियो बोर्ड पे आपने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, रबड़ बैंड, मान लो कि यहाँ पे एक जियो बोर्ड है, इस पे आपने एक ट्रायंगल इस तरह से बना दिया, तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज समझा सकते हो कि इसकी कितनी लाइन्स है, कितने इसके एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर बनेगा। ज्यामितीय आकृतियों को समझाने में सबसे अच्छा हमारा उपकरण क्या होता है, जियो बोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। अब एक टीचर जो है आधार 10 और स्थानीय मान बताने के लिए क्या बताता है, एक पहेली बताता है। पहेली क्या है कि मैं 2 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, तो इस गतिविधि का उद्देश्य क्या होगा। फटाफट से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे कि इस गतिविधि का टीचर जो यूज कर रहा है वो क्यों कर रहा है। फर्स्ट है टू एनफोर्स द कंसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू होगा, टू डू समेटिव असेसमेंट होगा, टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस टू द स्टूडेंट्स होगा, या फिर वो कुछ फन के लिए या मोनोटोनियस को ब्रेक करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब बनेगा बेस 10 बता रहा है, यानी कि अगर उसको आधार 10 बताना है तो वो आधार 10 को और वो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लासरूम में बताना चाहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोग यहाँ पे लगा रहे हैं सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को वो दृढ़ करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अर्थमेटिक इज आर। अर्थमेटिक में हमारे 4 जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो क्या है। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं पूछी जाती हैं कई बार, ठीक है, तो वो मूलभूत संक्रियाएं आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे कि कौन सी मूलभूत हमारी संक्रियाएं हमारे अर्थमेटिक में होती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिंपल सी बात है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब आप सिखाते हैं बच्चों को, वही हमारी अंकगणित की 4 मूलभूत क्या होते हैं, ऑपरेशंस या संक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। अब यहां पर टीचर जो है एक क्रियाकलाप करवाता है। अब आपको यहां बताना है 1 2 3 4 में से कि कौन सा क्रम जो है सिखाने का बिल्कुल बेस्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले अगर आप मैथ्स में कोई भी कंसेप्ट सिखाना चाहते हो तो सबसे पहले हम यूज करते हैं कंक्रीट ऑब्जेक्ट का। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज करके बच्चों को सिखाते हैं। तो यहां पर हमारा सी वाला जो है वो सबसे पहले आएगा। तो देख लो ऑप्शन में कहां पर सी है, हमारा सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, बच गए 2 ऑप्शन। अब देखो, जब मूर्त से आपने बता दिया उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, भाषा का यूज करते हैं। कहानी या शब्दों के माध्यम से आधा प्रदर्शित करना हमारे सेकंड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे आएगा जब आप बच्चों को चित्र दिखाएंगे, और 4 नंबर पे क्या आएगा, हमारे सिंबल्स आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा सी डी ए एंड बी। ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है व्हाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग नंबर्स लाइक द हिंदू अरबिक नंबर्स। आमतौर पर जो रोमन अंक होते हैं उनका प्रयोग हिंदू अरबी लेखन संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, उसका आपको रीजन यहाँ पर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन रोमन न्यूमरल से भी आते हैं, तो आपको सही वाला रीजन बताना है कि क्यों हम रोमन न्यूमरल को हिंदू अरबिक में यूज नहीं करते हैं। तो इसका जो एक रीजन है ना,
वो ये है कि जो रोमन अंक होते हैं उनका स्थानीय मान नहीं होता है, मतलब कि रोमन अंक कोई भी प्लेस वैल्यू को नहीं बताते हैं, इसीलिए इनकी कैलकुलेशंस करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यही रीजन है कि हम रोमन न्यूमरल को हम हिंदू अरबिक की तरह यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है कि जो सांख्यांक है और जो संख्या है उसके बारे में कौन सा कथन यहां राइट है। मतलब आपको यहां क्या बताना है, सही वाला बताना है, गलत वाला नहीं बताना है, ध्यान से करना, ठीक है। फर्स्ट है कि अ न्यूमरल इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। क्या हम न्यूमरल एक ऐसा सिंबल है जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो बिल्कुल ठीक है। आप रोमन न्यूमरल का यूज करते हो, मान लो रोमन न्यूमरल में मैंने आई और आई लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 है ना, यानी कि आपने क्या किया, एक न्यूमरल का यूज किया नंबर को लिखने में, तो पहली वाली बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला कह रहा है कि सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट नंबर न्यूमरल्स। क्या हम एक नंबर को डिफरेंट न्यूमरल में लिख सकते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना। आप 3 को रोमन में लिख सकते हो, आप 3 को हिंदू अरबिक में लिख सकते हो, यानी कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों ही हमारे करेक्ट है। सो बोथ आर करेक्ट, तो यहां सी हमारा सही आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 10 है, ठीक है। क्वेश्चन 10 कहता है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। अब कक्षा 2 में अगर अबेकस यूज कर रहा है एक टीचर, तो इनमें से क्या है जो स्टूडेंट्स की हेल्प अबेकस से आप नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबेकस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है कि बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अबेकस के प्रयोग से बच्चे संख्याओं को रीड करना, पढ़ना जान जाते हैं, ठीक है। अबेकस क्या होता है आपने देखा होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से जो है अबेकस होता है, इसमें आप बच्चों को क्या करवाते हो, काउंटिंग करवा सकते हो, ठीक है। आप बच्चों को प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बी वाला नहीं कर सकते। मतलब कह रहा है कि शब्दों में दी गई जो संख्यांक है उसके समान संख्या लिखने। कहने का मतलब यहाँ ये है कि मान लो मैं एबेकस में आपको 1 2 3 4 सिखा रही हूँ, मान लो ये 4 है, तो क्या मैं बच्चे को लिखना थोड़ी ना सिखा सकती हूँ कि ये 4 होता है एबेकस के अंदर, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि वर्तमान गणित की जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो किसकी अनुशंसा को ध्यान में रख करके लिखी गई है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में भी, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन में जुड़ सके आज, ओके क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। तो फटाफट से आंसर करो कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो किसकी अनुशंसा को ध्यान में रख करके लिखी गई हैं, बनाई गई हैं। तो सीधा सा हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है वो उसको ध्यान में रख करके सभी की सभी जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे फटाफट से सभी लोग कि क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका ने कागज के टुकड़ों पर विभिन्न प्रकार के क्या किया, त्रिभुजों की आकृति बनाई। देखो क्या किया टीचर ने कि एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर विभिन्न प्रकार की त्रिभुजों की क्या बनाई, उसने आकृतियां बना दी, अलग अलग टाइप के उसने त्रिभुज बना दिए मान लो, ठीक है। और उन्हें क्या किया, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद बच्चों ने क्या किया कि जो ट्रायंगल्स बनाए थे ना उसको उन्होंने मापने लग गए। बच्चे उन्हें माप रहे थे और मापने के बाद बच्चों ने उनको योग पता किया बच्चों ने और बच्चे निष्कर्ष पर पहुंचे। तो यहां पर जो बच्चे कंक्लूजन पे आए हैं इसमें किस चीज का यूज उन्होंने किया है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, सही जवाब यहाँ पे बच्चे आगमनात्मक तरीका यूज कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी समस्या को समझने में। समझ गए बात, मतलब कि टीचर ने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दिया, टीचर ने यहाँ पे बच्चों को त्रिभुज के एग्जाम्पल दिए और बच्चे खुद से ही खोज करते करते जनरलाइज कर रहे हैं, खुद से ही स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, रूल एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा आगमन विधि है, ठीक है। तो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। एनसीएफ कहता है नैरो एम ऑफ मैथमेटिक्स क्या होना चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग। एक पूछता है नैरो एम और एक पूछता है हाइयर एम। तो फटाफट से बताओ नैरो एम क्या है एनसीएफ के अनुसार गणित को पढ़ाने का। तो यहां पे सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि संख्यात्मक कौशलों का जब हम विकास करवाते हैं बच्चों में, परसेंटेज का विकास कराना, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बेसिक हम लोग उसको प्लस माइनस सिखाते हैं ना, डेसिमल्स का हम यूज कराना बेसिकली सिखाते हैं। तो ये क्या है, नैरो एम होते हैं मैथमेटिक्स के। और हाइयर एम क्या होते हैं, जब आप बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट चीजें सिखाते हो, जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो उसके हाइयर एम है। तो एनसीएफ कहता है कि हमें नैरो से कहां जाना चाहिए, हाइयर एम की तरफ जाना चाहिए। ये याद रखना, एनसीएफ क्या कहता है कि हमें नैरो से हाइयर एम की तरफ जाना चाहिए, हम ऐसे ही सिखाते हैं। तो यहाँ पे ए विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और यहाँ पर जो कोड दिया हुआ है इस कोड के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा सबसे राइट होगा, ठीक है। फर्स्ट है कि एक्सियम आर प्रोपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड, यानी कि अभिग्रहित वे प्रस्ताव होते हैं जिन्हें मान लिया जाता है, ठीक है। सेकंड है कि अभिग्रहित जो है वो विशेष प्रमेय है, अभिग्रहित परिभाषा है, या अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। फटाफट से बताएंगे क्या होना चाहिए, क्या आपको इसका राइट आंसर लग रहा है, सबसे करेक्ट वन आपको बताना है, ठीक है। तो देखो हम सीधा यहाँ पे आंसर पे आएंगे, ठीक है। आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 एंड 4, यानी कि ए और डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अभिग्रहित हमारे स्पेशल थ्योरम्स होते हैं, ये गलत है। अभिग्रहित परिभाषा होती है, ये भी गलत है। अभिग्रहित क्या होता है, जिसे हम विदाउट किसी प्रूफ के, ध्यान से सुनना, जिसे हम विदाउट किसी प्रूफ के सच मान लेते हैं, हम जिसके लिए एविडेंस का यूज नहीं करते हैं, वो हमारे अभिग्रहित होते हैं। और अगर आपने अभिग्रहितों को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, अगर आपने उसको प्रूफ कर दिया तो वो हमारा थ्योरम बन जाता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए और डी यहां पर हमारा सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहता है कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। अब ये क्वेश्चन एक टीचर ने पूछा बच्चों से। अब आपको बताना है कि ये जो है प्रश्न किस तरह का प्रश्न है, ठीक है। फटाफट से जवाब देंगे कि यह प्रश्न किस टाइप का प्रश्न आपको लग रहा है। क्या ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है? क्या ये बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है? तो देखो आपको क्या करना है ना, आपको सीधा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पे 24 प्राप्त होगा। तो जब आपने बच्चे से ऐसा प्रश्न पूछा तो वो आपको बहुत सारे आंसर दे देगा, ठीक है। वो आपको 24 गुणा 1 बोल सकता है कि भाई 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, या फिर आप जो है 6 को कर देंगे 4 से तो भी आपका 24 आ जाएगा, 8 को कर देंगे 8 को 3 से कर देंगे तो भी 24 आ जाएगा। यानी कि कितने आंसर्स हैं इसके, इसलिए ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके एक से अधिक आंसर हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को करे, जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 कहता है कि अनीशा और अमित जो है वो 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। तो जब उसने ये चीज बोला ना, तो जो अमित था वो उसकी बात से सहमत नहीं हुआ। तो अनीशा ने क्या किया ना, अनीशा ने एन लेकर के उसको प्रूफ किया। क्या किया अनीशा ने, एन लेकर के उसको समझाने के लिए संख्या n लेकर के सिद्ध किया। समझ गए क्वेश्चन क्या है, कि जो लड़की है उसने उसको समझाया संख्या n लेकर के। तो यहां पर जो अनीशा लड़की थी उसने किस चीज का यूज किया है, फटाफट से आंसर करेंगे कि यहां पर उसने किस चीज का यूज किया है। आकलन का किया है, आगमन
तर्क का किया है, निगमन तर्क का किया है या सामान्य ज्ञान का किया है? तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारे यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक उसने लगाया है। जब वो एन का यूज यानी एग्जाम्पल का यूज करके जब वो कोई चीज को प्रूफ कर रही है, किसी चीज को सिद्ध करना या किसी चीज को जनरलाइज करना हमारे इंडक्टिव लॉजिक का पार्ट होगा। ठीक है, तो सेकंड इसका सही आंसर हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ इंडक्टिव मेथड। अब आपको बताना है कि इंडक्टिव मेथड का इनमें से कौन सा स्टेप नहीं होगा। अवलोकन, सामान्यीकरण, कार्यान्वयन या फिर ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि परीक्षण और सत्यापन। तो आगमन विधि का स्टेप्स आपसे पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगमन विधि में क्या नहीं होता? देखो आगमन विधि में अवलोकन होता है, बिल्कुल होता है। जब आप बच्चों को उदाहरण देते हो, जब आप स्पेसिफिक उदाहरण देते हो, जब आप उनको एग्जाम्पल देते हो, तो बच्चे ऑब्जर्व करके खुद से ही रूल को निकालते हैं, तो ऑब्जर्वेशन होता है। जनरलाइजेशन भी होता है, जब आप एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हो, जब आपने कोई नियम निकाला, इसका मतलब है कि आपने सामान्यीकरण कर दिया। ठीक है, यहाँ पे परीक्षण सत्यापन ये भी हम करते हैं, हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा सी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। एक सेकेंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 है ये कि बच्चे रिश्तों को समझने, संरचना को समझने, तर्क करने के लिए, सत्य असत्य का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सामान्यीकरण का उपयोग करते हैं, अवधारणाओं का उपयोग करते हैं, अमूर्तीकरण का उपयोग करते हैं या समेकन का उपयोग करते हैं? तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? फटाफट से इसका आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहां पर हमारा अवधारणाओं का जो यूज है वो बच्चे इन चीजों के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कहता है कि पैटर्न की पहचान करना और उसे पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि मतलब कि जो बच्चे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कंप्लीशन करते हैं पैटर्न को, ये करिकुलम में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? ठीक है, इसका आपको रीजन यहां पर बताना है। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और फटाफट से बताएंगे कि क्या आपको इसका सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। तो यहां देखो क्या होगा कि यहां पे बच्चों को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं होगा। क्या हम यहाँ पे कोई पजल खिलवा रहे हैं, सुडोकू पजल है, नहीं होगा। यहां पर क्या होगा कि आप बच्चे में इस तरह से जब आप पैटर्न की पहचान करना सिखाते हो, पूरा करना, बच्चे पैटर्न को कंप्लीट करते हैं, यानी कि उनकी क्रिएटिविटी अच्छी हो रही है और यहाँ पे बच्चे प्रॉपर्टीज जो है, नंबर है और जो ऑपरेशंस है उनके बारे में भी समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे सी वाला जो जवाब है हमारा, जो सी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही आंसर इसका बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग अभी कर रहे हैं। आपको क्या बताना है कि त्रिभुजों का विषय पढ़ाते समय गरिमा अपनी छात्रा दिव्या से पूछती है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति त्रिभुज को दर्शा रही है। अब यहाँ पर एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि इसमें से कौन सी आकृति त्रिभुज को दर्शा रही है। तो यहाँ पर दिव्या ने जवाब दिया कि ये सभी आकृतियां त्रिभुज को दर्शा रही है सिवाय ई के, जो कि बहुत पतली है। तो वेन हिल के अनुसार यह जो बच्चा है, ये जो छात्र है, ये किस स्तर पर है? स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2 या स्तर 3? फटाफट से आंसर करेंगे क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर बच्चे ने जो आंसर किया वो आकृतियों को देख कर किया और उसने ये बोला कि भाई ई वाला पतला है तो ई वाला हमारा ट्राइंगल नहीं होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी उसको अपीयरेंस को देख करके वो आंसर कर रही है, यानी कि ये विजुअलाइज कर रही है। इसीलिए यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन ए बनेगा, राइट आंसर। वो किस पर है? अभी स्तर 0 पर है, जहां पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ बाहरी अपीयरेंस को देख करके विजुअलाइज कर ले रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
21 आता है कि जब बच्चा यह सीख लेता है कि मानसिक रूप से समस्याओं की गणना कैसे की जाए, या जब बच्चा मानसिक गणना जैसे कि जोड़, घटाव, विभाजन, गुणा आदि कर सकता है, तो बच्चा अपने जवाब को सत्यापित किस चीज की मदद से करेगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। कह क्या रहा है कि बच्चा जब मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पर है ऑप्शन जिसकी हेल्प से बच्चा मानसिक गणना, जोड़ घटा गुणा, जो विभाजन होता है, डिवाइड होता है, इसको बता सकता है। जियो बोर्ड से समझा सकता है, एब्स्ट्रैक्शन से समझा सकता है, टेलर अबेकस से समझा सकता है, या फिर सामान्य गणना से समझा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, कि यहाँ पर बच्चा अपने आंसर को वेरीफाई कैसे कर सकता है, टेलर अबेकस का यूज करके कर सकता है। अबेकस का मैंने आपसे बताया था कि जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशंस बच्चों की अच्छी हो जाती है अबेकस की मदद से। बच्चे प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बहुत ही अच्छे से अबेकस की मदद से कर पाते हैं। बच्चों के अंदर प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट आप अबेकस से डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चा जो जोड़ घटा वगैरह है, इसको बहुत अच्छे से इस चीज की मदद से टीचर को समझा सकता है या बता सकता है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 5 चॉकलेट की कीमत 20 रुपए है तो 10 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे बच्चे ने इसको ऐसे किया, ये जो प्रश्न है ये इस तरह से पूछा गया। तो ये दिए गए प्रश्न क्या, किस चीज का उदाहरण है? क्या ये रिवर्सिबिलिटी को शो कर रहा है, क्या ये क्रमबद्धता को शो कर रहा है, क्या ये प्रोपोजिशनल रीजनिंग को शो कर रहा है, या ये क्लासिफिकेशन को शो कर रहा है? तो पहली बात कि बच्चा यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्या यहाँ पे कोई सीरीज कर रहा है, सीरीज से लगा रहा है वस्तुओं को? नहीं लगा रहा। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी हो रही है या यहाँ पे रीजनिंग हो रही है प्रपोजिशनल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो? अनुपातिक तर्क का यूज कर रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का यूज करके वो यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अनुपातिक तर्क का उपयोग वो यहाँ पे बच्चा कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैपिंग क्या है? प्रतिचित्रण के बारे में आपको बताना है, प्रतिचित्रण क्या होता है, ठीक है। गणित के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, गणित के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, गणित पाठ्यक्रम का कम महत्वपूर्ण हिस्सा है, या फिर प्रत्यक्ष रूप में गणित के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो देखो यहाँ पर जो मैपिंग होता है ना, मैपिंग जो है मैथ्स करिकुलम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है। तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही आंसर, हाँ सी, ओके सी नहीं होगा, यहाँ पे ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। एक हिस्सा है, एक पार्ट है मैथ्स के करिकुलम का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 24 क्वेश्चन है कि पैटर्न, सिमेट्री और टेसिलेशन जो है वो किसके भाग है। आपको बताना है कि मैथ्स के अंदर जो हम पैटर्न पढ़ाते हैं, जो हम सिमेट्री पढ़ाते हैं, जो हम टेसिलेशंस पढ़ाते हैं, वो किसके भाग हैं? मेजरमेंट के भाग हैं, शेप्स के भाग हैं, नंबर सिस्टम है, या स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पर देखो याद रखना, जब भी बच्चों को हम पैटर्न सिखाते हैं कि भाई पैटर्न या कोई भी आप उनको बच्चों को टेसिलेशन या सिमेट्री इस तरह से सिखा रहे हो। टेसिलेशंस क्या होते हैं? जो टाइलिंग होती है, चौपड़ जिसको कहते हैं, इस तरह से टाइल्स के थ्रू जब हम बच्चों को शेप सिखाते हैं इस तरह से, तो वो क्या है? हमारे आकृतियों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आकृतियों का। तो यहाँ पे जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा आता है 25 क्वेश्चन कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है कि जो रेमिडियल टीचिंग हम करते हैं उसका बेसिस क्या है, ठीक है। पहला है निदान, दूसरा छात्र की कमजोरी, तीसरा व्यक्तिगत भिन्नता, या उपरोक्त सभी। मतलब कि आप जो रेमिडियल टीचिंग करते हो वो किसके बेसिस पे करते हो, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। फटाफट से आंसर आप लोग भी करते जाएंगे और साथ के साथ हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रेमिडियल टीचिंग का जो बेस है वो इनमें से क्या होंगे? सारे ही होंगे। आप रेमिडियल टीचिंग में डायग्नोस करते हो, पता लगाते हो, बच्चों की कठिनाई को जानते हो, वीकनेस को जानते हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हो। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26।
फटाफट से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है कि अधिकांश छात्र अक्सर दशमलव संख्या की तुलना करने में गलती करते हैं। उदाहरण के लिए जो 0.600 है वो 0.6 से बड़ा है। इस त्रुटि का कारण क्या है? मतलब ज्यादातर बच्चे जो है वो कहते हैं कि भाई जो 0.600 है वो 0.6 से बड़ा है। तो ये त्रुटि जो बच्चे गलती दशमलव संख्याओं को पढ़ने में कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या ये बच्चे लापरवाही से कर रहे हैं? तो ये तो नहीं होगा। सेकंड है कि कक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास नहीं हो रहा, इसलिए बच्चे कर रहे हैं। संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के प्रतिनिधित्व के मूर्त अनुभव की कमी हो रही है, या दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा कि यहाँ पे बच्चे जो है दशमलव के क्रम में शून्य की अवधारणा को नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पे शून्य है तो वो इसको 600 बोल दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि शून्य के बारे में उनकी अवधारणा जो है वो यहाँ गलत है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे त्रुटि का कारण इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन में छात्रों की त्रुटियों, उन त्रुटियों के कारण, वैचारिक ज्ञान की गहराई, व्यवधान दूर करने के प्रभावी साधन के बारे में जानकारी एकत्र करना शामिल है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, त्रुटियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में कर रहे हैं, है ना, त्रुटियों के कारण जान रहे हो आप। तो ये क्या है? क्या ये प्रोग्नेस इवैल्यूएशन है, डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव है या समेटिव है? तो सीधी सी बात है कि त्रुटियों को जानना, त्रुटियों के कारण को जानना, उसके बारे में, उनको दूर करने के बारे में सोचना, ये सब चीज करना जो है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। अब आपको बताना है राइट वाला इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों के गणितीयकरण क्षमता का विकास करना। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, हमने पहला ही क्वेश्चन ऐसा ही किया था। सेकंड है कि कोठारी आयोग कहता है कि 10वीं कक्षा तक गणित जो है वो अनिवार्य विषय होना चाहिए। दोनों ही सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। दोनों ही जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। कोठारी कमीशन कहता है कि कंपलसरी अप टू 10th होना चाहिए मैथ्स, और एनसीएफ कहता है कि हम उसका बच्चों की एबिलिटी का क्या करेंगे, मैथमेटाइजेशन करेंगे। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ब्लूम के संज्ञानात्मक क्रमिक उद्देश्य में सबसे उच्च उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे ज्यादा जो उच्च उद्देश्य होता है वो उद्देश्य कौन सा होता है वो आपको बताना है। बोध होगा, यानी कि आपका यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, हिंदी में थोड़ा सा अलग है। ज्ञान होगा, प्रयोग होगा, एक मिनट, ज्ञान होगा, विश्लेषण होगा, मूल्यांकन होगा या बोध होगा। थोड़ा सा हिंदी गलत हो रखा है, ठीक है, ध्यान से इंग्लिश पढ़ लो। सबसे उच्च उद्देश्य बताना है। तो सीधी सी बात है, उच्च उद्देश्य अगर आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पता होगी तो क्या होती है भाई, ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमारा सबसे पहले हमारा नॉलेज, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, नॉलेज होता है। सबसे निचला उद्देश्य होता है नॉलेज, ठीक है। उसके बाद होता है आपका अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आपका होता है एप्लीकेशन, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ए फॉर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सिंथेसिस करेंगे, और सबसे एंड में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इवैल्यूएशन विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। हमसे क्या पूछा गया था, सबसे उच्च पूछा गया था। अगर आपसे सबसे निम्न पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, ज्ञान लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में गणित पढ़ाने का यह लक्ष्य है कि बच्चे जो हैं वो महत्वपूर्ण गणित सीखे। तो यहां पर महत्वपूर्ण गणित जो होता है उसका क्या मतलब है, समझ गए? महत्वपूर्ण गणित का क्या मतलब है, फटाफट से बहुत ही ध्यान से बताएंगे आंसर क्या आपको इसका लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कि गणितीय तकनीक का उचित उपयोग सीखना। दूसरा है कि गणित खेल और पहेली को हल करना। तीसरा है कि गणित लैब में ज्यामितीय प्रमेय को सीखना, या गणित प्रक्रियाओं और एल्गोरिदम को जानना। तो देखो क्या है, महत्वपूर्ण गणित कब होगा, जब आप
जो भी आपने मैथ्स में टेक्निक है उसका आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे यूज की बात आ जाए, जब हमारे उपयोग की बात आ जाए कि जो भी तकनीक आपने मैथ में सीखी आप उसको यूज कर रहे हो, यानी कि वो क्या है, महत्वपूर्ण गणित सिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर इसका बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, जियोजेब्रा एक संवादात्मक ज्यामिति बीजगणित डैश और डैश का अनुप्रयोग है। जियोजेब्रा जो है वो किसका अनुप्रयोग है, फटाफट से बताएंगे। नंबर सिस्टम मेंसुरेशन होगा, अंक गणित और प्रायिकता होगा, सांख्यिकी और कैलकुलस होगा, या क्विज एंड रीजनिंग होगा, ठीक है। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा आपको यहाँ पे राइट आंसर लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर इसका सी, ठीक है। जियोजेब्रा जो होता है वो क्या होता है, गणित के अंदर आप जियोजेब्रा यानी कि आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा से रिलेटेड होता है, जहां पर हम स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलस से रिलेटेड चीजें सिखाते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स याद रखना, सांख्यिकी और कैलकुलस से रिलेटेड हमारा क्या हो जाएगा, जियोजेब्रा हो जाएगा, जो कि गणित में हम यूज करते हैं टीच करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कहता है, द ह्यूरिस्टिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज। भाई जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसे हम और कौन सा मेथड कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कलेक्शन मेथड है, इंक्वायरी मेथड है, या क्लासिफिकेशन मेथड है। तो जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसे हम किस नाम से जानते हैं, खोज विधि जिसे हम कहते हैं, इसे हम पूछताछ विधि के नाम से भी जानते हैं। ह्यूरिस्टिक में बच्चा क्या करता है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया था, जहां पे बच्चा खुद ही खोज करते करते समस्याओं को की तरफ पहुंचता है। तो जहां पे बच्चा पूछताछ करता है, इंक्वायरी करता है, वो हमारे ह्यूरिस्टिक का पार्ट है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित कक्षा में भाषा विकास के 4 चरणों का क्रम क्या है। मतलब गणित की कक्षा में जब आप भाषा का विकास करवाना चाहते हो तो क्या एक क्रम होना चाहिए मैथ्स की क्लास में, ठीक है। पहला कह रहा है कि प्रतिदिन की भाषा होगी, दूसरा है कि गणितीय परिस्थिति की भाषा होगी, गणित की समस्या हल करने की भाषा, या फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो याद रखना कि हमेशा हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम रियल लाइफ सिचुएशन से शुरुआत करेंगे, यानी कि जो प्रतिदिन की भाषा है, जो रियल है, वो सबसे पहले आएगा, और जो हमारे प्रतीक होते हैं यानी कि जो हमारे सिंबल्स होते हैं ना, वो सबसे एंड में आएगा हमेशा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ए और जो डी है वो सबसे एंड में आएगा। तो कौन सा है ए और डी, हमारा पहले वाले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी में भी नहीं है। यानी कि पहले हम प्रतिदिन की भाषा, फिर हम गणित की परिस्थिति की भाषा, फिर समस्या हल करने की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो ए बी सी डी बिल्कुल राइट सीक्वेंस इसका बनेगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आता है। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट बताना है, एक गणित के सूत्रों का चार्ट होता है, गणित शिक्षण की एक विधि है, डेटा प्रतिनिधित्व की विधि है, या वृत्ताकार संरचना बनाने वाला एक उपकरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फटाफट से बताएंगे, और मुझे लगता है कि काफी लोग इसको राइट जरूर करेंगे। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलो, तो इसका क्या बनेगा राइट आंसर। पाई चार्ट आपको पता है इस तरह से होता है, जो हम क्या करते हैं, किसी भी डायग्राम, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से पाई चार्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 35। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्या है कि यदि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पहले खुद बच्चों से सीखें, ये किस चीज को इंगित करता है। इफ यू वॉन्ट टू टीच द चिल्ड्रन, लर्न फ्रॉम द चिल्ड्रन। ये क्या है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है, फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है।
फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप बच्चों की तरह सोचेंगे, सीखेंगे, तो यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड की बात यहाँ हो रही है। तो बी इसका सही जवाब हमारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक श्रव्य सहायक सामग्री है? अब आपको बताना है इसमें कि जो श्रव्य सहायक सामग्री है वो कौन सी होती है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत बिल्कुल भी मत करना आप लोग, ठीक है। क्या कह रहा है? पहला OHP, सेकंड ऑप्शन कह रहा है परिचित्रदर्शी, थर्ड कह रहा है ग्रामोफोन, या फोर कह रहा है जादुई लालटेन। तो यहाँ पे श्रव्य सहायक पूछा गया है। ऑडियो एड हमारा कौन सा होता है भाई? ऑडियो एड सीधा सा हमारा क्या होता है? ग्रामोफोन होता है, ठीक है, जो सुनने में हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? यानी कि अर्थमेटिक टीचिंग की सबसे बेस्ट मेथड आपको अर्थमेटिक पढ़ाने का क्या लग रहा है वो बताना है, ठीक है। पहला है प्रोजेक्ट मेथड, दूसरा कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा है विश्लेषणात्मक, या चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर अंक गणित की सबसे अच्छी विधि क्या मानी जाती है? विश्लेषण विधि मानी जाती है। कौन सी विधि? विश्लेषण विधि, याद रखिएगा सभी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 38 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको यहाँ स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर राइट होगा, करेक्ट वाला बताना है। पहला है कि गणित सोच का एक अनिश्चित तरीका प्रदान करता है, गणित चरित्र निर्माण के साथ साथ नैतिकता में मदद करता है। तो सेकंड वाली बात बिल्कुल ठीक है ना। ए वाली बात हमारी गलत है कि भाई अनिश्चित तरीका प्रोवाइड करता है, ये गलत है, ठीक है। गणित महत्वपूर्ण सार और सुसंगत रचनाओं से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। गणित हमारा क्या होता है भाई? एक तरह से हमारा कंसिस्टेंसी होती है गणित में, गणित एब्स्ट्रैक्ट होता है, गणित तार्किक दृष्टिकोण जो है प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा राइट? सेकंड, थर्ड एंड 4, ए को छोड़ करके हमारे जो बाकी के ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। गणित जो है हमारी सोच को अनिश्चित तरीका प्रदान नहीं करता है, गणित जो है वो डेफिनेट होता है, जो आंसर हो गए वो हो गए, ठीक है। तो इनडेफिनेट थिंकिंग हमें प्रोवाइड नहीं करता है गणित। गणित हमें क्या करता है? निश्चित जो हल है वो प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? गणना कौशल को अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो आप कैसे बढ़ा सकते हो? पहला है कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाम और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर के, या केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके। तो देखो क्या कह रहा है ना कि आपको क्या करना है, बच्चों में कैलकुलेशंस को विकसित करना है। तो आपको अगर बच्चों में जो गणना करते हैं बच्चे, जो कैलकुलेशंस करते हैं, उसको बढ़ाना है, तो क्या आप सिर्फ गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ा सकते हो? देखो गतिविधियों का आयोजन हम कंसेप्ट को पढ़ाने में कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशंस में बच्चों को कब अच्छा करेंगे? जब हम उनको संकल्पना बताने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यास कराना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बच्चों को प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से बच्चों को कैलकुलेशंस करवानी है, तो आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है कि गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? अब आपको बताना है कि यहाँ पे गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। पहला है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, या ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो मुख्य लक्ष्य क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, जहां पे क्या हमारा आंसर था कि हम बच्चों का क्या करें? मैथमेटाइज करें, उनकी गणितीयकरण करना, उनकी विचारों का गणितीयकरण करना इंपॉर्टेंट है। मतलब गणितीयकरण का सीधा सीधा मतलब है कि जो वो रियल लाइफ में देखता है, जो वो रियल लाइफ में सोचता है, उस चीज को वो मैथ्स के अकॉर्डिंग भी सीख सके, मैथ्स में चीजों को रिलेट कर सके, यानी कि मैथमेटाइज कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बनेगा, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चन 40 कंप्लीट होते हैं। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, ओके।
क्वेश्चन नंबर 41 आता है, ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, ठीक है। देखो प्याजे कहते हैं कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित के शिक्षण अगर प्याजे में विश्वास करते हैं तो गणित का शिक्षण जो शिक्षक है वो क्या कराएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, कह रहा है कि प्याजे कहते हैं कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, समाज में जो चीजें हैं वो बच्चे को प्रभावित करती है उसके सीखने में, तो यहाँ पर एक टीचर क्या करेगा, प्याजे से जो प्रभावित है वो क्या करेगा। फटाफट से 4 ऑप्शन पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या होना चाहिए इसका करेक्ट वन, ठीक है। तो देखो इसका जो सही हमारा आंसर बनेगा ना, वो हमारा क्या बनेगा कि क्या वो चॉक एंड टॉक पद्धति करेगा, ये नहीं होगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होगा, ये भी नहीं होगा। अब बच गए हमारे पास 2 ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे सामाजिक अनुदेशन की बात हो रही है, तो प्याजे अगर ये बात कहते हैं तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, सामूहिक परियोजना और समूह परिचर्चा का प्रयोग करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि अगर आप सामाजिक अनुदेशन से सिखाना चाहते हैं तो आप ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट कराएंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि वाइगोत्स्की कहते हैं तो प्याजे का नहीं लगाओगे, यहाँ पे हमारा बी वाला ही करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। देखो अब 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक ने छात्रों से क्या किया, पत्तियां इकट्ठा करने और समरूपता पैटर्न को पहचान करने के लिए कहा। यह कार्य शिक्षक का प्रयास क्या दर्शाता है। मतलब एक टीचर ने बच्चों को क्या बोला, पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए बोला, और उसके साथ साथ बच्चे क्या कर रहे हैं, पैटर्न, पत्तियों में जो सिमेट्री है, जो पैटर्न्स हैं वो देख रहे हैं। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, ठीक है। फटाफट से आंसर करेंगे। क्या लग रहा है आपको ABCD में से बच्चे ने क्या किया, भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, इस तरह से लीव्स जो है डिफरेंट डिफरेंट लीव्स को कलेक्ट कर रहे हैं और सिमेट्री और पैटर्न को देख रहे हैं लीव्स में, ठीक है। किस तरह से सिमेट्री है, किस तरह से लीव्स के पैटर्न है अलग अलग। तो यहाँ पर वो जो टीचर है वो क्या करवा रहा है, क्या वो विचार में सुधार करवा रहा है, ये नहीं होगा। क्या वो सिर्फ और सिर्फ रचनात्मकता बढ़ा रहा है, ये भी नहीं होगा। सबसे हमारा अच्छा ऑप्शन क्या है कि वो गणित की अवधारणाओं को जीवन से क्या कर रहा है, संबंधित करते हुए पढ़ा रहा है। यहाँ पर वो जो नेचर है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, रियल लाइफ चीजें हैं, उनसे गणित को क्या कर रहा है, अवधारणा को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही जवाब इसका बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 43। चलो क्वेश्चन 43 देखो फटाफट से क्या कह रहा है कि एक कक्षा के शिक्षक ने विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़, शार्पनर और इन चीजों का क्या था, संग्रह था, ठीक है। तो विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को क्या किया, रेखा में रखा। मतलब कि विद्यार्थियों के पास क्या था, ध्यान से सुनो, पेन था। मतलब उसके पास मान लो कि पेन है, उसके पास रबड़ भी है, उसके पास शार्पनर भी है। तो अब वो विद्यार्थी क्या करते हैं कि वस्तुओं को क्या करते हैं, वहां पर सभी वस्तुओं को एक रेखा में रख रहे हैं। मान लो कि ये एक रेखा है, यहाँ पे विद्यार्थी सभी वस्तुओं को रेखा में रख रहे हैं और काउंटिंग, मतलब कि इनको गिनना स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कितने हैं, टोटल कितने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि बच्चे ने 10 वस्तुओं के स्थान पर क्या बोला, मतलब उसको कहना चाहिए था कि टोटल 10 है, लेकिन बच्चे ने टोटल 10 ना बोल करके क्या बोला कि 2 पेन है, 5 रबड़ है, 3 शार्पनर है। तो यहाँ पर बच्चे जो है किस में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, ठीक है। आंसर करो फटाफट से, क्या होगा, स्थिर क्रम में कठिनाई है। क्या उनको क्रम में कठिनाई हो रही है, देखो क्रम में कठिनाई नहीं हो रही है, एक रेखा में वस्तुओं को वो लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो क्रम में कठिनाई उनको नहीं हो रही, ये बिल्कुल ठीक है ना। क्या उनकी एक एक संगतता सिद्धांत है, ये भी ठीक है। 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस भी वो कर पा रहे हैं। 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस क्या होता है कि जैसे मान लो कह रहे हैं 2 पेन है, ठीक है, ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि 2 पेन है, 5 जो है इरेजर है, यानी कि 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस उनको पता है, वस्तुओं को वो 2, 3, 5, 6 बोल पा रहे हैं, ये भी ठीक है। क्या यहाँ पर असंगत क्रम है, इसमें कठिनाई है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सी वाला करेक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है, बच्चा जो है टोटल नहीं बता पा रहा, बच्चा टोटल नहीं बता पा रहा कि कितने वस्तुएं हैं, यानी कि अमूर्तता नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। अमूर्त जो है, अमूर्त नहीं बता पा रहे हैं, मूर्त समझ आ रहा है उनको। तो यहाँ सी वाला हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो भी आपके कंफ्यूजन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 44 क्वेश्चन फटाफट से पढ़ो, क्या है।
देखो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि एक जो 8वीं कक्षा का छात्र है वो गणित की कक्षा में बीज गणित में रैखिक समीकरण को हल करने में सक्षम नहीं है, तो इसकी सबसे अच्छी एक रणनीति जो है उपचारात्मक वो क्या होगी। ठीक है, अगर वो सक्षम नहीं है बीज गणित के समीकरण को हल करने में तो आप क्या करवाएंगे, उसको आप अभ्यास के प्रश्न देंगे, सरल भाषा में उसको समीकरण की व्याख्या करेंगे। तो देखो व्याख्या करना कोई बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है, तो बी वाला हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्या आप यहाँ पे भी व्याख्यान देंगे, व्याख्यान की बात नहीं करते हैं हम वहां क्या करेंगे, किसी दूसरे मेथड से उसको समझाने का ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एन अल्टरनेटिव मेथड। आप एक अल्टरनेटिव मेथड का यूज करके बच्चों को इजिली समझा सकते हो, तो यहाँ सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 45 क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्याजे से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान से बताना, बहुत आसान है। अगर आपने प्याजे की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप इजीली इसको बता दोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्याजे के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे 8 से 9 साल के हैं, मतलब कि 8 से 9 वर्ष के जो बालक हैं, उनमें क्या चीज होगी, क्या चीज पाई जाएगी, क्या विशेषता 8 से 9 साल के बच्चों में होगी। ठीक है, तो हम सीधा इस पे राइट आंसर पे आते हैं। 8 से 9 साल का बच्चा है तो यानी कि किस में आएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, है ना। बच्चा किस में आ रहा है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ रहा है, यानी प्याजे की जो थर्ड वाली स्टेज थी। अब थर्ड वाली स्टेज में क्या होता है, क्या बच्चे की अनुपातिक विवेचन होती है। देखो याद रखना, प्रपोजिशनल रीजनिंग जो होती है ना वो हमारी फॉर्मल में होती है, प्याजे की चौथी वाली स्टेज में हमारी प्रोपोजिशनल रीजनिंग आती है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बचा क्या, थर्ड वाला बचा। ठीक है, जो अनुपातिक विवेचन यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है ना, ये प्याजे की चौथी अवस्था यानी कि फॉर्मल में आता है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या बनेगा कि बच्चा यहाँ पे वस्तुओं को सीरीज से लगाना स्टार्ट कर देता है, बच्चे क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 46 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। नोट वाला बताना है कि इनमें से गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे फटाफट से एंड देन आंसर करेंगे, क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट वन। ओके, सो देखो इसका जो सही आंसर क्या बनेगा, सीधी सी बात है कि आप वहां पे उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी उनको नहीं करवाएंगे। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी ये भी ठीक है, अनुभवों से जोड़ेंगे, समस्या समाधान करवाएंगे, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कराएंगे, तीनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट तैयारी उनको नहीं कराएंगे। ठीक है, चलो 47 क्वेश्चन पे आ जाओ। गणित में प्रतिचित्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि आपको बताना है कि मैपिंग के लिए कौन सी बात आपको यहाँ पे गलत लग रही है, गलत बात बतानी है। ठीक है, जो गलत है। पहला है कि प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल ठीक है। जो हमारी मैपिंग होता है ना वो हमारी प्रोपोजिशनल रीजनिंग को अच्छा बनाता है, ये याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी यहाँ से। प्रतिचित्रण गणितीय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो यही बात हमारी क्या है, गलत है। मैपिंग जो है वो मैथ करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला रॉन्ग है, बाकी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। 48 देखो क्या कह रहा है कि विद्यार्थी गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे स्वयं ही ठीक कर सकते हैं, तो यह जो विशिष्टता है किस प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति को बताता है। मतलब कि अगर बच्चा खुद ही अपनी त्रुटि का पता लगा करके उसको सॉल्व कर लेता है, यानी कि वहां पे बच्चे के अंदर क्या आ गया है, मतलब उसको त्रुटि का पता लगा ले रहा है, खुद से ही उसको ठीक कर ले रहा है, यानी कि बच्चे के अंदर क्या आ गया है, विजडम आ गया है, बच्चे के अंदर अवबोधन आ गया है, अपनी त्रुटियों के बारे में जानकारी उसे लग जा रही है, अवबोधन की क्षमता यानी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो गई है। ठीक है, तो 48 का क्या आंसर हमारा होगा, ए होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ 49 क्वेश्चन।
49 देखो क्या कह रहा है कि वह अनुभव जिसके द्वारा छात्रों के गणित के ज्ञान और कौशल को मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब कि अगर आप मैथ्स की नॉलेज और मैथ में बच्चों की जो भी स्किल्स है उसको जानना चाहते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेमिडियल टीचिंग कहेंगे, अचीवमेंट टेस्ट कहेंगे, समेटिव टेस्ट कहेंगे या डायग्नोस्टिक टेस्ट कहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, गणित का ज्ञान और कौशल को आप कैसे मापेंगे, उपलब्धि परीक्षण से मापेंगे। किससे मापेंगे, उपलब्धि परीक्षण से। बच्चे कितने मार्क्स ला रहा है, उसको कितनी नॉलेज है, कैसे उस सवाल को कर ले रहा है, उसके कौशल क्या है, ये सारी चीजें हम उपलब्धि परीक्षण से जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, क्वेश्चन 50 देखो क्या है कि गणित में होमवर्क किन तथ्यों पर आधारित हो सकता है। जो गणित में होमवर्क होता है वो किन तथ्यों पर आधारित हो सकता है। ठीक है, फटाफट से बताओ। अगर आप होमवर्क देना चाहते हो तो वो किस पे, आपका होमवर्क किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा कि आपने जो होमवर्क दिया, होमवर्क हमारा उसी चीज पे होना चाहिए जो आपने तुरंत ही पढ़ाया है। ठीक है, यानी कि फैक्ट्स टॉट रिसेंटली इन द क्लासरूम। आपने जो क्लास में तुरंत पढ़ाया, आप उसके बाद अगर होमवर्क देंगे तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। और जितने लोग यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल ठीक है। मार्क्स जरूर कैलकुलेट करते रहना और सबको लास्ट में मार्क्स बताना है कि कितने नंबर आप यहाँ पे ला रहे हो। ओके, अब यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन डन है। अब हम करेंगे 51 से 100 और। ठीक है, चलो 51 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अ मैथमेटिकल थ्योरम इज, फटाफट से बताओ कि थ्योरम क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था थ्योरम और एक्सियम से रिलेटेड। अब आपको यहाँ क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि थ्योरम क्या होता है, प्रमेय क्या है, प्रमेय बताना है क्या होता है। ठीक है, फटाफट से ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे सभी लोग। क्या होना चाहिए प्रमेय। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा गाइस। आपके एक लाइक से और आपके एक कमेंट से, आपके एक शेयर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सपोर्ट से मुझे। ओके, फटाफट बताओ थ्योरम क्या होता है। देखो अब थोड़ा सा मैं आंसर पे आ जाऊं, थोड़ा डिस्कस करते हैं आंसर को। प्रमेय क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि जब आप एक्सियम को, याद रखना, जब जो हमारे एक्सियम होते हैं ना, अभिग्रहित होते हैं, उनको जब हम प्रूफ कर देते हैं, उनको क्या करते हैं, हम सिद्ध कर देते हैं, तो वो हमारा T4 क्या बन जाता है, थ्योरम बन जाता है। तो देख लो कहां पर है कि अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सियम्स। तो हमारा ए इसका करेक्ट हो जाएगा। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम एक ऐसा कथन है जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं अभिग्रहितों से। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। 52 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 52 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किसे आकलन योजना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जब आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो या एनकरेज करना चाहते हो तो आप वहां पे बच्चों का आकलन कैसे करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट को जहां पर रिलेट कर पाओ मैथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा राइट आंसर, एक तो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा और एक हमारा क्या बन जाएगा, फील्ड ट्रिप बन जाएगा, है ना। आप यहाँ पे ईवीएस एसएसटी को, है ना, यहाँ पे ऐड कर सकते हो इजीली। सो ए एंड बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 देखो क्या कह रहा है कि गणित की भाषा कैसी हो, गणित की भाषा कैसी होती है, संक्षिप्त होती है, सटीक होती है, प्रभावशाली होती है या उपरोक्त सभी होती है। आंसर करेंगे फटाफट से, कंसाइज, प्रिसाइज, पावरफुल या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो जो गणित की भाषा होती है, मैथ की जो लैंग्वेज होती है ना, वो ये सारी होती है। यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, गणित में जो भी हमारी लैंग्वेज होते हैं ना वो बहुत शॉर्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी हिस्ट्री होती है ना। आपने गणित की भाषा देखी, प्लस करना है तो प्लस का साइन है, माइनस करना है माइनस का साइन है, कोई भी रूल है, मान लो a + b की होल स्क्वायर है, तो यानी कि बहुत ज्यादा संक्षिप्त भाषा गणित की होती है। गणित के सूत्र बहुत संक्षिप्त होते हैं, सटीक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया तो। ठीक है,
क्या है भाई मानस दर्शन मतलब विजुअलाइजेशन। क्या गणित में विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा चीजों को विजुअलाइज कर पाए, वो चीजों को सोच पाए, ठीक है। ट्रांसपोजिशन करना ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मेमोराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। पहली बात, जहां भी कंठस्थ आ जाए वहां पे आप नहीं लगाएंगे, तो सीधी सी बात है हमारा ऑप्शन ही यहाँ पे इजिली हमें पता चल गया। सीधी सी बात है क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन 1 इसका सही बनेगा, ठीक है। मेमोराइजेशन को छोड़ के ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 55 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्न में से किससे संरेख है? ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं, आराम से बिल्कुल पढ़िए और आंसर कीजिएगा कि क्या आपको इसका करेक्ट लग रहा है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ती हूं मैं फटाफट से। देखो, सभी के लिए गणित कहा गया, यानी कि मैथमेटिक्स फॉर ऑल का क्या मतलब है एज पर एनसीएफ 2005? पहला है कि यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए। क्या हम गणित को विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम कठिनाई वाले प्रश्न सम्मिलित करेंगे? नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल करेक्ट होगा कि भाई मैथ्स में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो आपके डिफरेंट सोशल ग्रुप से भी होना चाहिए, है ना। आप सभी को यहाँ पे रिलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहा है। डैश एक प्रतीक या नाम है जो संख्या के लिए उपयोग होता है। मतलब कि डैश इज अ सिंबल और नेम दैट स्टैंड्स फॉर अ नंबर। एक नंबर के लिए क्या सिंबल होता है? ध्यान से बताओ, टाइटल होगा, न्यूमेरल होगा, कॉम्बिनेशन होगा या फ्रैक्शन होगा? कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर आप किसी नंबर को दिखाना चाहते हो, मान लो मैंने 3 दिखाया, मैंने यहाँ पे 2 दिखाया, मैंने यहाँ पे मान लो कि 5 दिखा दिया रोमन में, यानी कि ये क्या है, न्यूमेरल है, ठीक है। क्या बनेगा हमारा राइट आंसर? न्यूमेरल। सांख्यांक क्या होता है? जो हम किसी संख्या के लिए उपयोग करते हैं लिखने में, ठीक है। तो सांख्यांक याद रखना है। सांख्यांक क्या होते हैं? हमारे प्रतीक होते हैं जो हम किसी भी नंबर को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ। गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, मतलब कि सबसे इफेक्टिव क्या होना चाहिए गणित की कक्ष को अगर आपको प्रभावी बनाना है तो? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तो आसान, बहुत आसान लगेगा। पहला है कि समूह में कार्य, समूह में समझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। देखो हतोत्साहित, डिस्करेज कभी नहीं करेंगे, ठीक है। ए वाला गलत हो गया, डिस्करेजमेंट बिल्कुल हमारा नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद है कि महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है, तो गणित मूर्त विषय नहीं है, गणित हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। यहां पर हमारा क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर यहां पर सी बनेगा। यहां पर कह रहा है कि बोर्ड पर आप समस्या हल करने के चरणों को लिख देंगे, ये भी बहुत अच्छी तरीका नहीं है। तो यहां पर क्या होगा कि एक प्रश्न को हल करने के डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट सॉल्यूशंस को आप क्या करेंगे, मैथ्स की क्लासरूम में एनकरेज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 देखो क्या कह रहा है कि एक समावेशी विद्यालय में आप कक्षा में दृष्टि बाधित छात्रों को स्थानीय मान की अवधारणा देने के लिए किस तकनीक का उपयोग करेंगे? मतलब मान लो आपकी क्लास में कोई दृष्टि बाधित बच्चा है, तो आप यहां पर किसका उपयोग करके उनको सिखाएंगे? प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको सिखाना है। टाइलर अबेकस का उपयोग करेंगे, डाइंस ब्लॉक्स का उपयोग करेंगे, ब्लैक बोर्ड का करेंगे या ब्रेल अबेकस का उपयोग करेंगे? याद रखना पूछ रहा है दृष्टि बाधित बच्चों को अगर आपको स्थानीय मान बताना है तो हम ब्रेल अबेकस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ब्रेल अबेकस भी होता है जो कि दृष्टि बाधित बच्चों के लिए होता है। याद रखना दृष्टि बाधित है तो ब्रेल अबेकस होगा, और अगर सामान्य बच्चों के बारे में नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? टाइलर अबेकस लगाएंगे। ये टाइलर अबेकस नॉर्मल बच्चों के लिए होता है प्लेस वैल्यू सिखाने में, और दृष्टि बाधित बच्चों के लिए क्या होता है? ब्रेल अबेकस होता है जो कि प्लेस वैल्यू को हम खाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहां डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। चलो 59 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 59 देखो क्या कह रहा है कि प्याजे के अनुसार बच्चों की दिक स्थान समझ के लिए क्या सही नहीं है? अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू प्याजेस व्यूज ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस।
ठीक है, स्पेस का मतलब है कि एक तरह से आकृति की समझ होना, है ना, बच्चों में आकृतियों की जो समझ होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। ठीक है, स्पेस का कंसेप्ट है मतलब कि चीजों की समझ जो एक बच्चे को हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत वाला देखो क्या होगा, यहाँ पे गलत वाला होगा कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ हिस्टोरिकल रादर देन अ लॉजिकल ऑर्डर, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पियाजे के अनुसार जो भी बच्चा यहाँ पे सीखता है वो तर्क संगत क्रम से सीखता है। ठीक है, तो ये वाला सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे जो है दृश्य से, स्पर्श से जो है स्पेस का कंसेप्ट डेवलप करते हैं, सेंसरी मोटर में बिल्कुल करते हैं। बच्चे ज्ञान से करते हैं, अनुभवों से करते हैं, बिल्कुल ठीक है। बच्चे एक क्रम से करते हैं, तो ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। चलो 60 क्वेश्चन देखेंगे अब। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। अब आपको बताना है इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग इज, इंडिकेटर क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग का, रीजन मतलब कि बेसिकली बताना है कि जो रीजनिंग होती है उसका क्या मतलब है। ठीक है, पहला है एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशंस, क्या हम डेफिनेशन देते हैं। सेकंड है एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, एबिलिटी टू कैलकुलेट या एबिलिटी टू रिकॉल। तो देखो यहाँ पे रीजनिंग जब हम करते हैं यानी कि हम तर्क संगत दे रहे हैं, रीजनिंग करना है यानी कि हमारा जहाँ पे लॉजिक लगेगा, हम जहाँ पे जस्टिफिकेशन देंगे, तो यहाँ पे एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, बिल्कुल सही आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया को पहचानिए। अगर आपको प्राथमिक स्तर पर, देखो ध्यान से समझना, प्राइमरी लेवल पे अगर आपको ज्योमेट्री का कंसेप्ट बताना है, बच्चों को सिखाना है, तो क्या होना चाहिए, है ना। देखो सीधी सी बात है कि हम यहाँ सबसे जो हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो हमें यहाँ बताना है, तो फटाफट से देख लो यहाँ पे बेस्ट क्या है। बेस्ट क्या है कि आप यहाँ पे प्रचुर अवसर देंगे बच्चों को ताकि वे स्पेस का कंसेप्ट समझ सके, जैसे कि जो उनका आकृतियों की समझ है, स्पेस है, उसको समझ सके। ठीक है, बाकी ये नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 क्वेश्चन है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे हिंदू अरबी सिस्टम के बारे में कौन सी बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत बात क्या है कि इस संख्या में अंक की स्थिति का मान बताती है, यह योगात्मक प्रकृति है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का यूज किया जाता है, तो ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, याद रखना बेस 2 सिस्टम को फॉलो नहीं करता, बेस 10 सिस्टम को फॉलो करता है। हिंदू अरबिक सिस्टम किसको फॉलो करता है, जहां पे हमारा क्या आ जाता है, बेस 10 आ जाता है। ठीक है, बेस 10 हो जाएगा हमारा हिंदू अरबिक, बेस 2 नहीं होता है आधार की प्रणाली। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या है कि इस शाब्दिक समस्या को पहचानना और बताने की यहाँ पे क्या है। देखो शाब्दिक समस्या है कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 ज्यादा है, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं ना कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मेरे दोस्त के पास मुझसे ज्यादा है, तो मेरे दोस्त के पास कितनी हुई, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक तरह से प्लस करेंगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, तुलनात्मक रूप से जमा कर रहे हैं, हम कंपैरिजन एडिशन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 64 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, गलत बात बतानी है। मैथमेटिक्स के बारे में गलत बात क्या है, तो गलत बात देख लो फटाफट से क्या है, गलत बात देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो यहाँ पर गलत बात यह है कि जो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की जो प्रतिभा है वो स्वाभाविक होती है। ठीक है, या एक बार मेरे को ऑप्शन पढ़ने दो। ठीक है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम के परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला भी बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का निष्पादन पर असर होता है, बिल्कुल ठीक है, और ये भी ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 वाला ही गलत होगा। ठीक है, जो सही नहीं है, मतलब उत्कृष्ट प्रतिभा जो है वो इनेट नहीं होती है, हम एक्सरसाइज से करवाते हैं। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से सबसे अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है। मतलब क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि मैथमेटिक्स प्राइमरी क्लास में पढ़ाना है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है। अगर आप मैथ्स पढ़ाने जा रहे हो, आपने जो पाठ योजना बनाई है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आपको उसका करेक्ट लग रहा है। ठीक है, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक होगा, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चर मैनर, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट। तो देखो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, उनको अवसर देंगे, है ना। सबसे अच्छा तरीका क्या है मैथमेटिक्स टीचिंग में प्राइमरी लेवल पे कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे खुद से ही क्या कर सके, संरचना कर सके। तो यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 66 क्वेश्चन। 66 क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जाता। मतलब कि आपको बताना है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसका क्या एक लक्षण नहीं है, यानी कि नेगेटिव वाली बात आपको यहां बतानी है। नेगेटिव वाला क्या लग रहा है, देख लेते फटाफट से क्या है नेगेटिव वाली बात। क्या है कि यहां पर आप जो है संवाद और भाषा पर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे बच्चों को संवाद करवाएंगे, है ना। अध्यापक स्वीकार करता है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार से समझते हैं, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। थर्ड है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, तो ये वाली बात गलत है। आप ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं प्राइमरी लेवल पे, ये बात गलत है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ये वाला भी बिल्कुल ठीक है कि आप रिलेट करके पढ़ाओगे। सी वाली बात बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है कि आप यहाँ पे परीक्षा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है मैथमेटिक्स का उसमें से बताना है। ठीक है, मतलब कि जो संरचनावादी है, उपागम है, वो गणित को क्या बोलता है, गणित कैसे सिखाना चाहिए। गणित तथ्यों के बारे में है, मतलब आप सिर्फ वहां पे फैक्ट को सिखाओगे गणित में, तो ये बात गलत है कि सिर्फ आप उनको फैक्ट और डेफिनेशन सिखाएंगे। जो गणितज्ञ होते हैं वो होने चाहिए डिस्कवर करने के लिए ट्रुथ को, तो जरूरी नहीं है बच्चे भी सच्चाई को आविष्कार कर सकते हैं ना, खोज कर सकते हैं, ये भी गलत है। मैथमेटिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी गलत है। यहाँ पर हमारा डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजुअलाइजेशन जो है वो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। मानस दर्शन जो है गणित का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक पहलू है। ठीक है, मानस दर्शन का मतलब है कि बच्चा चीजों को सोच सके, आकृतियों के बारे में विजुअलाइजेशन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 68 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम विकास या त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए उपयुक्त है। भाई आपको बच्चों को क्या करना है कि जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है, तो कौन सा यहाँ सही तरीका होगा, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि जब आप चित्रित करने के लिए कह रहे हैं बोतल के ऊपरी दृश्य को, ये हमारे त्रिविम समझ को विकसित बच्चों के अंदर करेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या है। मतलब अगर एक अंडर अचीवमेंट मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स में किसी व्यक्ति की उपलब्धि कम है, तो उसका क्या कारण है। लिंग होगा, लिंग नहीं होगा। ठीक है, गणित का स्वरूप होगा, नहीं। क्या व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता होगी, नहीं। यहाँ पे क्या होगा हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हो सकता है कि उस व्यक्ति का सोशल कल्चरल जो बैकग्राउंड है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो उसकी गणित में कमी में या अंडर अचीवमेंट में। ठीक है, तो सामाजिक जो पृष्ठभूमि होती है वो बहुत बड़ा एक रीजन होता है अंडर अचीवमेंट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 70
70 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखो यहाँ पर आपको समझाना है कि जो 1/4 है वो लेस देन होता है 1/3, तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। क्या यहाँ पे एलसीएम मेथड का यूज आप यूज करेंगे, क्या यहाँ पे पेपर स्ट्रिप्स का यूज करेंगे, क्या आप यहाँ पे डाइंस ब्लॉक्स का यूज करेंगे, या नंबर चार्ट का यूज करेंगे। तो देखो नंबर चार्ट से तो हम नहीं बता सकते बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक विधि भी बहुत अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाएगी। हमें इसको समझाने के लिए जो सबसे उपयुक्त तरीका बनेगा, सो गाइस देखो यहाँ पर ना बी और सी दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाइंस ब्लॉक्स का भी यूज करके बता सकते हैं, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर हम ना सेकंड वाले के साथ जाएंगे, ठीक है। ये बोर्ड ने भी आंसर जो है यही माना है, पेपर स्ट्रिप्स का यूज करके हम यहाँ पे समझा सकते हैं। अगर डाइंस ब्लॉक आपसे पूछेगा तो डाइंस ब्लॉक्स का याद रखना 1/10, और अगर आपको जैसे जो बड़ी संख्याएं हैं 1/10 हो गया, 1/100 हो गया, है ना, या 1/1000 अगर आपको बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है, तो वहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा, डाइंस ब्लॉक्स बनेगा। यहां पर हमारा क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक टीचर जो है विदाउट किसी फॉर्मूला के कैसे बता सकता है कि दो जो आयत हैं विभिन्न आयाम वाले, उनका क्षेत्रफल समान है, ठीक है। तो ये कैसे करेगा, मतलब कि उसको सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। फटाफट से आंसर करेंगे कि आपको इसका क्या जो है करेक्ट आंसर लग रहा है इस क्वेश्चन का। क्या वो पैमाने का यूज करेगा, तो देखो पैमाने में उसको सूत्र का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, तो हमारा पैमाना यहाँ पे नहीं बनेगा। ग्राफ पेपर से वो कर सकता है, धागे से करेगा, नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ग्राफ और टाइल जो है वो दोनों ही राइट आंसर बनेगा। सो ऑप्शन बी एंड डी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि एनसीएफ के अनुसार निम्न में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करिकुलम का पार्ट नहीं है। चौपड़ यानी टाइलिंग नहीं है, सिमेट्री नहीं है, पैटर्न नहीं है, या रेशियो नहीं है। तो याद रखना आपसे पूछा गया है कि जो प्राइमरी लेवल पे यानी प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स में हम क्या यूज नहीं करते हैं, तो हम रेशियो का यूज नहीं करवाते हैं बच्चों को, हमने रेशियो का कंसेप्ट नहीं सिखाया होता है। बाकी टाइलिंग बिल्कुल सही है, जो हम टाइलिंग कराते हैं ना, इस तरह से टाइल्स होती हैं, इस तरह से बच्चों की आकृतियां आपको बुक में बनी हुई मिल जाएंगी। सिमेट्री हम सिखा सकते हैं, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आपने पार्ट्स में तोड़ दिया, मतलब एक तरह से क्या होती है, लाइन सिमेट्री होती है, डिफरेंट इस तरह से सिमेट्री हम शेप सिखा सकते हैं, पैटर्न भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो डी आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन 73 है कि गणित के पाठ्यक्रम में जो हमारा मैपिंग होता है, यानी कि पाठ्यक्रम में जो हमने मैपिंग यूज हम करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है। प्रतिचित्रण बच्चों में किस चीज की सहायता करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर यहां से बनेंगे क्वेश्चन, याद रखिएगा। प्रतिचित्रण पूछा गया है कि क्या हेल्प करते हैं मैथ्स के अंदर। पहला है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल करते हैं। बच्चों के अंदर जो स्पेशल थिंकिंग है, वस्तुओं की आकृतियों की जो समझ होती है वो मैपिंग से होती है। प्रोपोजिशनल रीजनिंग बच्चा समझ पाता है, जैसे कि बोतल वाला हमने अभी क्वेश्चन किया था जहां पे बच्चे बोतल के ऊपरी ढक्कन को चित्र बना रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों चीजें मैपिंग का पार्ट है। मैपिंग का मतलब एक तरह से आकृतियों के बारे में उनकी समझ होती है। तो यहाँ ए और बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हमारा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। 74 कह रहा है कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने इसको 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे।
क्या आप उनकी कॉपियों में सही उत्तर को लिख देंगे? क्या आप उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम को पहले समझाएंगे? क्या आप उनको समूह में रखेंगे जिन्होंने सही लिखा है, या उत्तर प्राप्त करने के लिए बच्चों को आप कहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इजिली आप इसको कर सकते हो। अगर बच्चे 44 लिखने की जगह 404 लिख रहे हैं तो आप उनको मूर्त पदार्थ से पहले एक्सप्लेन करेंगे, कंक्रीट चीजों से पहले आप उनको जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, पहले आप उनको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखो क्या कह रहा है कि गणित में पिछड़ेपन का क्या कारण है? बैकवर्डनेस गणित में क्यों होती है? इसका आपको यहाँ पे कोड, सही कोड बताना है, फटाफट से पढ़ेंगे। बैकवर्डनेस किस लिए होती है? पहला है कि गणित का अनावश्यक डर होना, प्रयास की कमी होना, स्कूल से लंबी अनुपस्थिति होना। क्या ये तीनों चीजें हमारे रीजन हो सकते हैं? तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा राइट आंसर कि अगर गणित में डर है, अगर बच्चा प्रयास नहीं कर रहा, कमी है उसके प्रयास में, या वो स्कूल से बहुत ज्यादा एब्सेंट रहा, तो ये तीनों ही चीजें जो है गणित में जो उसकी बैकवर्डनेस है या अंडर अचीवमेंट है उसका कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1 2 3 यहाँ पे हमारा सही आंसर इसका बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। गणित की कक्षा में सबसे अधिक जोर किस पर दिया जाता है? ठीक है, गणित की कक्षा में सबसे ज्यादा जोर हम किस पे देते हैं? फटाफट से बताओ। गणितीय पहेलियां और ट्रिक्स पे जोर देंगे, गणित की सामग्री पे, प्रक्रिया पे, तार्किक कौशल पे बल देंगे, एल्गोरिदम पे और फ्लोचार्ट पे बल देंगे, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बल देंगे? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बताना है, क्या आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है? गणित की क्लास है तो गणित में आप किस पे ध्यान देंगे? पहली बात आपका कंटेंट पे ध्यान होना चाहिए, है ना। आप जो पढ़ा रहे हो आपका ध्यान उस पे होगा, टॉपिक पे होगा, प्रोसेस पे ध्यान होगा कि बच्चा समस्या समाधान कैसे कर रहा है और बच्चा रीजनिंग कैसे कर रहा है, इस चीज पे उसका फोकस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 देखो क्या कह रहा है कि एनसीएफ के अनुसार गणित का शिक्षण जो है वो किस पे केंद्रित होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गणित की अमूर्त अवधारणा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि गणित क्या है, एक अमूर्त विषय है, इसीलिए हमें गणित में क्या करना है, अमूर्त अवधारणाओं को सिखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन देखो क्या है कि यदि कोई छात्र जो है 5050 को 550 लिखता है, इस तरह से 5050 को 550 लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे स्थान मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसे संख्याओं का ज्ञान नहीं है, उसे गणित का ज्ञान नहीं है, उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है। अगर एक बच्चा इस तरह की गलती लिखने में करता है तो क्या होना चाहिए? क्या उसे गणित का ज्ञान नहीं है? ये बात बिल्कुल गलत है। क्या उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है? तो जोड़ की बात यहाँ हो ही नहीं रही है। उसे संख्याओं का ज्ञान नहीं है, ये बात भी गलत है, क्योंकि लिख तो रहा है ना वो, उसको पता है 5 किसको कहते हैं। यानी कि उसको क्या बचा कि प्लेस वैल्यू ही क्लियर नहीं है। ठीक है, वो क्या है, प्लेस वैल्यू की अवधारणा को नहीं जानता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। देखो 79 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि आगमन विधि का सही अनुक्रम क्या है? आगमन विधि जो हमारी होती है इंडक्टिव मेथड, उसका सही क्रम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, पहला है सामान्यीकरण करना, दूसरा है अवलोकन करना, तीसरा है उदाहरण की प्रस्तुति करना, चौथा है प्रयोग और सत्यापन करना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जब भी हम उदाहरण देते हैं तो यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे डिलीट हो गए, थर्ड वाला पहले आएगा, उसके बाद आप अवलोकन करते हो, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। यानी कि पहले हमने उदाहरणों को प्रस्तुत किया, फिर हम अवलोकन करेंगे, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद बच्चे सामान्यीकरण करते हैं तीसरे नंबर पे, और जनरलाइजेशन करने के बाद वो क्या करेंगे, उसका प्रयोग और सत्यापन करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनेगा 3 2 1 एंड 4। यानी कि पहले 3 वाला करेंगे, फिर 1 3
फिर हम 2 करेंगे, उसके बाद हम 1 करेंगे, सामान्यीकरण के बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट और उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला सीक्वेंस बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कि डिवाइडर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर का मतलब विभाजक का प्रयोग किस लिए किया जाता है गणित में? कोण को बनाने के लिए किया जाता है, त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है, आयत बनाने के लिए, या रेखाखंड की लंबाई पता करने के लिए। फटाफट से आंसर करेंगे। देखो यहाँ पर डिवाइडर जो है, अगर आपको पता हो कि ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का एक होता था, ठीक है, पहले ज्योमेट्री बॉक्स जब बच्चे यूज करते थे उसमें इस तरह का एक चीज होता था, ठीक है, जो कि हमें कंपास के साथ मिलता था। ये क्या होता था, डिवाइडर होता था। ठीक है, तो इस डिवाइडर का यूज आपका बेसिकली क्या होता है कि आप लेंथ को जान पाते हो, किसी भी मतलब कोई स्केल आप यूज कर रहे हो तो स्केल पे आप लंबाई पता कर लेते हो डिवाइडर की मदद से। तो यहाँ पे डी वाला हमारा सही आंसर बनेगा, टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी भी रेखाखंड की लंबाई पता करने के लिए हम डिवाइडर का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। 81 क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक कक्षा 4 में क्षेत्रफल की अवधारणा को कैसे शुरू कर सकता है। एक टीचर को अगर बताना है कंसेप्ट ऑफ एरिया तो वो कैसे शुरू करेगा। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सबसे ज्यादा जो ऑप्शन रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड लग रहा है उसी ऑप्शन को हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, याद रखना कि कहीं भी अगर एल्गोरिदम, सूत्र, इन चीजों का अगर यूज किया गया है, परिभाषा का यूज किया गया है, तो आप वो ऑप्शन नहीं लगाएंगे, हमें वही ऑप्शन लगाना है जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो अगर उसको क्षेत्रफल बताना है तो यानी कि वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा डिफरेंट लीफ को, नोटबुक को, टेबल से वो कंपेयर करते हुए समझाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करने के लिए उसको वो क्या करेगा, वो एक पत्ती, किताब, मेज और सतह की तुलना करके सिखाएगा, उसके बाद वो बाकी की चीजें करेगा, यानी कि कंक्रीट चीजों से स्टार्ट करेगा वो सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा। 82 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, और फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिविमीय ठोस का उदाहरण नहीं है, यानी कि बताना है कि इसमें से कौन सा 3 डायमेंशनल सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं है। 3D बताना है, 3D का जो नहीं है। ठीक है, तो बहुफलक होगा जिसके बहुत सारे फलक होते हैं, पिरामिड होगा, बहुभुज होगा, या प्रिज्म होगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा जो पॉलीगॉन होता है वो हमारा 3D में नहीं आता है। बहुभुज जो है जिसमें डिफरेंट हमारे ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स आ गए, वो हमारे बहुभुज होते हैं जो कि हमारे 2D को जो है दिखाते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस है ये क्या है, हमारे त्रिविमीय है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 83 क्वेश्चन देखेंगे। 83 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव मेथड जो है वो किस चीज में सूटेबल है? आगमन विधि में बेसिकली हम क्या करते हैं, फॉर्मूलों की स्थापना करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, समस्या को समझते हैं, या समस्या को सूत्रित करते हैं। तो सही इसका क्या होना चाहिए? देखो, आगमन विधि हमें पता है कि बच्चे क्या करते हैं, उदाहरणों की सहायता से अपने नियम को निकालते हैं। पता है ना, हम क्या करते हैं, नियमों की खोज करना धीरे धीरे उदाहरणों से। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूलों की स्थापना करना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम्पल से एक रूल तक जब हम जाते हैं वो हमारे इंडक्टिव मेथड का जो है विशेषता होगी। तो यहाँ पे ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, 84 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। 84 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि गणित जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो ये कहता है, एनसीएफ कहता है कि गणित शिक्षण जो है वो महत्वाकांक्षी होना चाहिए। गणित का शिक्षण जो है, जो हम गणित पढ़ाते हैं वो सुसंगत होना चाहिए। तो यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी वर्ड है ना, इस महत्वाकांक्षी का क्या मतलब है, यानी कि एम्बिशियस का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। एम्बिशियस का मतलब क्या है? नैरो गोल होने चाहिए मैथमेटिक्स के, लिंकिंग ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट होगा, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स होगा, या हाइयर गोल ऑफ मैथमेटिक्स होगा। तो देखो, एम्बिशियस का मतलब होता है हमारे जो लक्ष्य होते हैं, हमारे जो गोल्स होते हैं ना, वो बताते हैं कि गणित क्या है, एम्बिशियस है, यानी कि गणित के अंदर हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, गणित के जो उच्च लक्ष्य है वो बताता है कि गणित क्या है, एक महत्वाकांक्षी विषय है। और सुसंगत का मतलब होता है कि गणित जो है वो बहुत सारे कंसेप्ट से या सब्जेक्ट से
से मिलता जुलता होना चाहिए। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 85 क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स? इनमें से किसका उपयोग हम गणित की भाषा में नहीं करते हैं? फॉर्मूले का, चिन्ह का, अंक का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो गणित की भाषा होती है ना, गणित की भाषा में सारी चीजें शामिल होती है। चाहे वो कोई फॉर्मूला हो गणित का, मैथ में जो फॉर्मूले होते हैं, कोई मैथ का सिंबल हो जैसे कि प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो भी है ये क्या है? गणित के चिन्ह हैं। अंक होते हैं गणित में, आपको पता है डिजिट्स होते हैं 4, 5, 2, 1, 3, फॉर्मूले होते हैं, यानी कि तीनों चीजें क्या है? हमारी गणित की भाषा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट होगा। 85 क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। 80 ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 86 है। ठीक है, 86 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि खेलते समय राम जो है 4 तीलियों के साथ एक चतुर्भुज बनाता है। एक लड़का है वो क्या कर रहा है? 4 तीलियों के साथ क्या बना रहा है? चतुर्भुज बना रहा है। तो यहां पर ये जो उसने चतुर्भुज बनाया है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेलने के साथ गणित कर रहा है, या राम खेल रहा है और गणित नहीं कर रहा है? फटाफट से बताओ क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि 4 तीलियां उसके पास है, उसने तीलियों की मदद से एक चतुर्भुज बनाया और एक तालिका बनाई। तो यानी कि वो क्या कर रहा है? वो खेल भी रहा है और वो गणित भी कर रहा है, यानी कि प्लेवे मेथड से वो मैथ को सीख रहा है। तीलियों की मदद से वो खेल खेल में ही गणित को सीख रहा है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 87 पे 87 क्या है कि पार्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की भाषा का कौन सा अंग है? गणित की भाषा का अंग क्या है? संकेत, संख्या, चर, सूत्र, या ये सभी? तो यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है मैथ्स की, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये सारी चीजें गणित की भाषा में आ जाएगा। गणित की भाषा में फॉर्मूले होते हैं, हमारे सिंबल्स होते हैं, और हमारे नंबर और नंबर वेरिएबल्स यानी कि हमारे चर अचर भी होते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स जो है एनसीएफ 2005 ने कहा, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि गणित की लंबी आकृति किसकी ओर संकेत करता है? फटाफट से 4 ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे कि आपको इसका क्या करेक्ट लग रहा है। ठीक है, फटाफट से आंसर करो कि टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स जो कि एनसीएफ ने गणित को कहा, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा बनेगा, टॉल शेप का मतलब है कि जब आप एक आपने कंसेप्ट सिखाया, आपने उसके साथ एक और सिखाया, फिर आपने तीसरा कंसेप्ट बच्चों को सिखाया। जब आप कोई चीज सिखाते हो, जैसे मान लो आपने उनको प्लस सिखाया, फिर आपने उनको माइनस सिखाया, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई सिखाया, फिर आपने उसको डिवाइड सिखाया, यानी कि ये क्या एक लंबी आकृति बना रहा है ना? गणित की क्या बना रहा है? एक लंबी आकृति को बना रहा है। यानी कि जब आप एक संकल्पना पे दूसरी संकल्पना को बिल्ड कर देते हो, समझा देते हो, उसे हम टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जितने भी लोग इसको डी आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 89 क्वेश्चन। ठीक है, 89 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, कौन से कथन जो है वो सही है? देखो क्या है, गणित सोच का एक अनिश्चित तरीका है, ये बात क्या है हमारी? गलत है। बाकी की देखो ऑप्शन, गणित चरित्र निर्माण में और नैतिकता में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। गणित से अनुशासन मूल्य हमारे होते हैं, गणित से हमारे वैल्यूज भी बढ़ते हैं, गणित से नैतिकता भी आती है, एक कैरेक्टर बनता है। गणित सुसंगत होता है, महत्वपूर्ण होता है, कंसाइज होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। गणित से लॉजिकल थिंकिंग होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा गलत है। गणित जो है वो डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट नहीं होता। तो यहाँ पे 2, 3, 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 90 क्वेश्चन आज का है कि गणित में विद्यार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए कौन सी मूल्यांकन की नीतियां होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से इसको पढ़ना है। गणित में आपको क्या करना है ना, बच्चों की रुचि को, बच्चों की जो अभिवृत्ति है ना, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो एटीट्यूड है, उसको डेवलप करना है। तो सबसे अच्छा क्या तरीका होगा? देखो, क्या आप उनकी कागज पेंसिल परीक्षा लेंगे? तो ये तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है आंकलन करने का। तो कागज पेंसिल हटा दो, कागज पेंसिल जहां भी है हटा दो। ठीक है, कागज
पेंसिल से हम बहुत अच्छे तरीके से उनकी अभिवृत्ति को नहीं देख सकते, है ना। अगर हमें बच्चों का इंटरेस्ट देखना है तो हम क्या करेंगे, चेकलिस्ट बना सकते हैं, हम पोर्टफोलियो का यूज कर लेंगे, हम प्रोजेक्ट का यूज कर लेंगे और हम क्लास में पार्टिसिपेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि देखो, बच्चों को भिन्न पढ़ाया, फ्रैक्शन पढ़ाया टीचर ने और कह दिया कि बेटा 5 फ्रैक्शन की क्या बना लो, लिस्ट बना लो। तो ये जो है कौन से लेवल पे आएगा, ब्लूम के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, कौन सा लेवल है ये ब्लूम के अकॉर्डिंग। ब्लूम टेक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो यहाँ पे नॉलेज होता है ना, अंडरस्टैंडिंग होता है, एप्लीकेशन होता है, फिर आपका एनालिसिस होता है, फिर आपका सिंथेसिस होता है, फिर आपका लास्ट में इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 भिन्न बताने थे उसको सिर्फ क्या करना था, सूची बनानी है। यानी कि ये क्या है, लोअर लेवल थिंकिंग है। लोअर लेवल थिंकिंग कौन सी होती है, जो हमारी नीचे 3 आपको दिख रहा है ना, ये याद रखना, ये हमारे लोअर लेवल में आएगा। और अगर हायर लेवल थिंकिंग की बात करूं तो ये बाकी के जो 3 है, ठीक है, मतलब कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन जो होता है वो हमारे लोअर लेवल थिंकिंग में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन टीचर ने पूछा ये बस उसकी नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही पूछा है, इसीलिए यहाँ पे निम्न स्तर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन देखो क्या है कि तीसरी कक्षा में चतुर्थांश की संकल्पना को समझाने के लिए एक अध्यापक जो है वो कैसे समझाएगा। अगर आपको यहाँ पे जो है समझाना है बच्चों को, क्वार्टर का कंसेप्ट समझाना है, तो आप कैसे समझाओगे। तो मैंने क्या बोला था कि गणित पढ़ाने के कुछ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हम कोई भी चीज अगर पढ़ा रहे हैं तो मूर्त चीजों से यानी कंक्रीट चीजों से हम पढ़ाते हैं। तो बी वाला पहले आएगा, आप पहले कंक्रीट चीजों से बच्चों को समझाएंगे, है ना। तो बी वाला फर्स्ट देख लो किसमें है बी वाला, तो बी वाला तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया, तो हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, कितना आसान है राइट आंसर करना, चुटकियों में आंसर निकलेंगे। आप सबसे पहले कंक्रीट मटेरियल से पढ़ाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद उनको हो सकता है कि पिक्चर्स दिखाओ, उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे। ठीक है, तो ये तरीका हमारा बिल्कुल राइट होगा, सेकंड वाला। ओके, चलो 93 क्वेश्चन पे आ जाओ। 93 क्वेश्चन देखो क्या है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा किस स्तर पर यह समझने में सक्षम होता है कि 5 में 4 जोड़ने पे 9 आता है, पर यह नहीं समझ पाता कि 9 में से 4 घटाने पे 5 आएगा। अब देखो ध्यान से इसको समझो कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा ये तो बता देता है कि 4 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, ये बच्चा बता देता है, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अगर आप 9 में से 4 को घटाओगे तो हमें 5 ही मिलेगा। ये चीज वो नहीं बता पा रहा, यानी कि वो क्या नहीं कर पा रहा, वो उल्टा नहीं सोच पा रहा, वो रिवर्स नहीं सोच पा रहा। रिवर्सिबिलिटी बच्चे की यहाँ पर नहीं है। तो रिवर्सिबिलिटी बच्चे की कब नहीं होती है, जब हम पूर्व संक्रियात्मक में होते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज बनेगा। ठीक है, बच्चा क्या है कि नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ पा रहा कि ये जो है 9 में से 4 घटाने पे भी हमें 5 मिल सकता है, यानी कि इस चीज की क्षमता का अभाव जो है वो किस में पाया जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 94 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। 94 में बताना है कि कौन से कथन इनमें से गणित के बारे में बिल्कुल सही है। अब गणित के बारे में जो कथन आपको बिल्कुल राइट लग रहा है वो आपको बताना है। फटाफट से पढ़ लो ऑप्शन को, ठीक है, फिर फटाफट से हम लोग सेशन को एंड करेंगे। ओके, चलो फटाफट बताओ क्या होगा। गणित एक उपकरण है, बिल्कुल ठीक है भाई, टूल है ना, मैथमेटिक्स है कि नहीं, हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स को अपनी जिंदगी में एक टूल की तरह। गणित एक कला है, बिल्कुल है कला। गणित में आकृतियां हैं, गणित में मैपिंग है, शेप्स है, कला भी है गणित। गणित भाषा है, बिल्कुल है गणित भाषा। तो तीनों चीजें हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ABC तीनों ही हमारे राइट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर बनेगा। 95 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखो 95 क्वेश्चन है कि गणित की रूपरेखा में गणित शिक्षण का स्थान निम्नलिखित में से किन 2 प्रयोजनों पर आधारित है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको। देखो क्या कह रहा है कि यहां पर आप गणित शिक्षण में किन 2 चीजों का ध्यान रखते हो, और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, फटाफट से 2 मिनट आप ध्यान से इसको
पढ़िए ऑप्शन को और बताइए। देखो, बात हो रही है कि गणित जो हम शिक्षक जो हम पढ़ाते हैं ना, उसमें क्या चीज हम देखेंगे, हमारा फोकस किस पर रहेगा गणित में। तो देखो यहाँ पर देखो कह रहा है कि गणित जो है वो क्या है कि यहाँ पर जो गणित है वो क्या कर सकती है हर बच्चे के दिमाग के साथ और उसके रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करने में। तो यहाँ क्या बनेगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बनेगा कि हर छात्र के मस्तिष्क को संलग्न करने के लिए, मतलब हर छात्र के मस्तिष्क को एक संज्ञान बनाने के लिए गणित क्या कर सकती है, और गणित जो है बच्चों के जो संसाधन है, जो उनकी नॉलेज है, उसको कैसे मजबूत कर सकती है। गणित इस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो यहाँ बी वाला हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप सभी का आंसर कर दूंगी। ठीक है, चलिए 96 क्वेश्चन देखो फटाफट से। गणित पाठ्यक्रम डैश डैश और कैसा होना चाहिए। गणित पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, गणित पाठ्यक्रम डैश डैश और महत्वपूर्ण गणित सिखाने वाला होना चाहिए। क्या लग रहा है राइट आंसर इसका हमारा। तो देखो गणित कैसा होना चाहिए, एनसीएफ 2005 ने ये कहा कि जो गणित है वो कैसा होना चाहिए, गणित शिक्षण हमारा एम्बिशियस होना चाहिए। अभी हमने एम्बिशियस डिस्कस किया था। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है कि गणित के लक्ष्य होने चाहिए, गणित के कुछ उद्देश्य होने चाहिए, गणित के उच्चतर उद्देश्य होने चाहिए, और गणित क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। गणित जो है अन्य विषयों के साथ उसका जुड़ाव होना चाहिए, गणित सुसंगत होनी चाहिए, अवधारणाएं गणित की होनी चाहिए। तो यहाँ पे डी हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। गणित में पहेलियां क्या मदद करती है भाई, जो पजल्स हैं, रिडल्स हैं, गणित में क्या हेल्प करते हैं, क्या वो मनोरंजन प्रदान करते हैं, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में, या प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों की पहचान करने में। जो पजल्स होते हैं मैथमेटिक्स के बच्चों को हम जो पजल्स वगैरह देते हैं वो क्या हेल्प करते हैं प्राइमरी लेवल पे, वो आपको यहाँ बताना है। फटाफट से आंसर कर दो सभी लोग। एंड मुझे इस बात की गारंटी है कि आप सभी लोगों के ज्यादातर क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही गए होंगे। और अभी हम टॉप 100 क्वेश्चन जब करेंगे तो आप मुझे अपने मार्क्स जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर पा रहे हो, कितनी तैयारी आपकी हो गई है। ठीक है, चलो तो इसका फटाफट आंसर देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा भाई कि जो हमारी पहेलियां होती है वो बेसिकली कौशलों को प्रोत्साहित करती है। तो सी हमारा करेक्ट होगा। प्रमोट करना, ठीक है, टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको क्या करना, बढ़ावा देती है पहेलियां। तो सी विल बी राइट आंसर। 98 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि एक छात्र को टॉफी का उपयोग करके, आपने बच्चे को एक टॉफी का उपयोग करके क्या सिखा रहे हो, जोड़ सिखा रहे हो। ठीक है, बच्चों के सामने एक टॉफी लेकर के आ गए, ठीक है, तो अगर आप टॉफी का यूज करके बच्चों को जोड़ सिखा रहे हो तो ये कैसा शिक्षण, मतलब ये क्या है, किस तरह का शिक्षण है। अमूर्त शिक्षण करवा रहे हैं हम, मूर्त करा रहे हैं, दोनों करा रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं करा रहे। तो देखो मैं आपके सामने टॉफी लेके गई, मैंने यहाँ पे टॉफियों से आपको जोड़ करना सिखाया कि बेटा ये देखो ये एक टॉफी है, ये दूसरी टॉफी आ गई। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे कंक्रीट मटेरियल से सिखा रहे हैं ना। मैं क्लासरूम में क्या ले गई, रियल ऑब्जेक्ट लेकर के चली गई। तो कंक्रीट तरीके से हम जब पढ़ा रहे हैं उन्हें हम कंक्रीट टीचिंग कहेंगे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम यहाँ पे बच्चों को टॉफियों की मदद से क्या करना सिखा रहे हैं, प्लस करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल राइट जवाब बनेगा। 99 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 99 क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ध्यान से पढ़ना इसको। देखो क्या कह रहा है कि राम और श्याम दोनों ने प्रश्न को सही तरीके से हल किया। देखो राम और श्याम दो बच्चे हैं, दोनों ने प्रश्न को सही हल किया, लेकिन शिक्षक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में, ध्यान से सुनना, कम समय में और ज्यादा स्मार्ट तरीके से किसने हल किया। तो यहाँ पे टीचर बच्चों के अंदर क्या चीज चेक कर रहा है,
क्या वो शुद्धता का पता लगा रहा है, क्या वो लचीलेपन का पता लगा रहा है, क्या वो एफिशिएंसी का या क्षमता का पता लगा रहा है, या बुद्धिमत्ता का पता लगा रहा है। तो देखो एक्यूरेसी दोनों में है, क्योंकि दोनों के आंसर जो है वो सही आए हैं, ठीक है, सही तरीके से दोनों ने हल किया है, तो एक्यूरेसी दोनों में है। इंटेलिजेंस दोनों में है, क्योंकि यार दोनों राइट आंसर कर रहे हैं, तो यानी कि सीधी सी बात है इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होगा या एफिशिएंसी होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा सही जवाब बनेगा कि वो देख रहा है कि एफिशिएंसी यानी क्षमता किसके अंदर ज्यादा है, ठीक है। बात किसने स्मार्ट तरीके से किया, तो जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वहां पे होता है कि हम कम समय में और किसने स्मार्टली उस चीज को हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी जो है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके चलो अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और इस सेशन को अब हम एंड करेंगे। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन फटाफट से सब लोग पढ़ेंगे और उसके बाद सब लोग मार्क्स जरूर बताना और ये भी बताना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, ठीक है, फीडबैक भी देना आप सभी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 100 क्वेश्चन आता है कि आपको जो है बच्चों को 5वीं कक्षा के शिक्षार्थियों को समतल आकृतियों की क्षेत्रफल बताना है। आपको क्या बताना है, बच्चों को समतल आकृतियों का क्षेत्रफल प्लेन फिगर समझाना है। तो आप उसको कैसे समझाओगे, फटाफट से आंसर कर दो। इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, क्या आप आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाते हुए क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए आयत की गणना करना सिखाएंगे? क्या आप उनको सिर्फ सूत्र बता देंगे? क्या आप इकाई वर्ग की जो वर्गीकरण की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल को बताएंगे? तो सीधी सी बात है, देखो मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है जब आप कुछ पढ़ा रहे हो गणित में, तो सबसे पहले ये देखना कि मूर्त की बात कहाँ हो रही है। जहां पे भी कंक्रीट आ जाए, जहां पे भी आपका मूर्त वस्तु आ जाए, मूर्त पदार्थ आ जाए, जहां पे भी आपका रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन दिख जाए तो सीधा वही आंसर आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। तो यहां देखो क्या है कि अगर उसको समझाना है आकृतियों के बारे में तो सीधी सी बात है कि वो विभिन्न वस्तुओं की सहायता से क्षेत्रफल की गणना करना पहले सिखाएगा। कंक्रीट ऑब्जेक्ट का यूज करके पहले वो जो है यूज करना सिखाएगा और स्टार्ट करेगा टीचिंग, ठीक है। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब बिल्कुल बनेगा। ओके गाइस, सो यहां पर हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और हमने 1 आवर 45 मिनट में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कम समय में एक अच्छी तैयारी है और सेशन अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा गाइज अपने दोस्तों में, जिन भी लोगों ने सेशन को नहीं देखा या जो नहीं देख पाए हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले। एंड अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन रह जाती है, टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और चैनल पे पहली बार अगर जो भी है तो सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सपोर्ट जरूर करना। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।